अरूहा सिद्धाय रिया उज्झाया साहु पंच पर मिट्ठी ते बिहु चिट्ठहिया दे तम्हा आदाहु में सनम सम्मत्तं सन्नाणं सच्चारित्तं हि सत्तवं चैव चौरो चिट्ठहिया दे तम आदाहु में शरणम। My dear youngsters, my dear sadharmis, welcome. Welcome to the arena of solace and peace, मोक्षस्थली। मोक्षार्थियों, आप देख रहे होंगे यहाँ का एक एक कण पवित्रता की महक से महक रहा है। यहाँ का एक एक कण पावनता की गंध से सुगंधित हो रहा है। And we are here today to understand Jainism. In other words, some concepts in the light of Jainism. एक ही बात है, जैनिज्म के प्रिंसिपल्स को समझना ही जैनिज्म को समझना है। मोक्षार्थियों, जैनिज्म is an art to live in ourselves. जैनत्व स्वयं में रहने की एक कला है। This is an art to be happy, to be blissful. And आप देखना, जैन शासन का भी एक एक चप्पा, एक एक कोना, एक एक अंग, ईच एंड एवरी कॉर्नर, इसकी हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहा, सर्वत्र एक ही महक से महकता है। एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ वीतरागता। What is Jainism? What is lookout of Jainism? Detachment in single word. Detachment कहो, joy कहो, detachment is joy. This is bliss. आज प्रूव करना है इसे। जो भैया अभी कह रहे थे उसी की चर्चा करनी है। एंड ब्लिस्ड आर दोज हु आर कंटेंटेड, हु आर सेटिस्फाइड। सुखी वे ही होते हैं जिनके पास संतोष नाम का धन है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए उनके ऊपर कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकता। मेरे पास बहुत घूमने फिरने को अवसर ही नहीं है। पंचम काल का अंत कैसे होगा इसका वर्णन हमारे ग्रंथों में आया है। न चाहते हुए भी, ये मेरा पार्ट नहीं था कहने का, बट बहुत सारे बिंदु है ऐसे, इसे ऑफ कर सकते हैं, कोई काम की चीज नहीं है। अभी हमारे ग्रंथों में हर 1000 वर्ष के बाद एक कल्कि उपकल्कि का होना कहा है। यदि किसी ने विचार किया होगा, पढ़ा होगा कभी। और स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ पंचम काल।
लगभग मान के चलो 18 साढ़े 18,000 वर्ष के बाद का एक सीन मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक दरबार लगा है, माथा फिरू राजा है, मूर्खों ने उसको सिंहासन पर बिठाया है और वो पूछ रहा है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सिंड्रेला पूछती थी ना रोजाना सुबह सुबह, अरे मेरे शीशे है इस दुनिया में कोई? और हुकूमत किसी भी प्रकार से स्थापित करने की जिनको आदत होती है तो किसी भी प्रकार से स्थापित करते हैं, चमड़ी के माध्यम से, कभी दमड़ी के माध्यम से, एनी हाउ। एंड दीज फुलिश पीपल ट्राई टू ओवर पावर डोमिनेट पीपल, जो सचमुच हमारा है ही नहीं, उसी के जरिए अकड़ना चाहते हैं। खैर, राज दरबार में राजा पूछेगा मंत्री को, है यहां पर कोई जो मेरी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा हो? और मंत्री काम ले आकर ये कहेगा, नहीं साहब, आपके राज्य में तो यहां पर तो परिंदा भी आपके आज्ञा के बिना पर नहीं मारता, पत्ता भी आपकी इजाजत के बिना नहीं हिलता। झूठे आश्वासन दे देकर उसको गाफिल कर करके मंत्रियों का यही काम है। प्लीज आप मेरा विरोध करके, मेरा मतलब मैं स्वयं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई हस्ती औकात नहीं है, मैं मतलब जिन धर्म, मैं ये समझता हूं। आप क्या समझते हो उससे मुझे कुछ नहीं। आप मेरा पर्सनली मेरा विरोध करो, मुझे कुछ भी कहो तब भी मुझे आपत्ति नहीं, बट स्वाध्याय के टाइम में कोई झपकता है तो अच्छा नहीं लगता ये। ओहो, बहुत गिने चुने समय है हमारे पास, इसी के बीच में हमारा काम करना है। गाड़ी चलाते चलाते पलक झपक जाए तो बहुत बड़ा संकट नहीं है उसमें। जितना भी समय लगाएंगे दैट विल बी फ्रूटफुल। वैसे हमारे मोक्षार्थियों को कह रखा है, जिनको कभी बाय चांस ऐसे लगे वे खड़े रहकर एक तरफ। दिस इज एन आर्ट टू पनिश आवरसेल्व्स। और जो स्वयं को अनुशासित नहीं करता उसको दुनिया अनुशासित करती है फिर, और वो तरीका अच्छा नहीं होता है। हम स्वयं को टोकने की आदत डालें। एनीवे, मेरा ये सब्जेक्ट है। दरअसल मैं देखना नहीं चाहता, और बुढ़ों को मैं देख सकता हूँ सोता हुआ, लेकिन युवाओं को जिनका खून तीव्र रफ्तार से बहने की जरूरत है, क्योंकि युवा अर्थात जोश माना जाता है। जोश खोकर नहीं चलेगा हमको, ठीक है। कौन है यहां पर इस राज्य में जो मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करता? राजन कौन हो सकता है? कोई नहीं। जितने भी एक कोई मंत्री सामने आकर ये बोलेगा है, देयर इज वन पर्सन। ऐसा कौन है? नग्न दिगंबर मुनिराज आपके अधीनता स्वीकार नहीं करते, तो फिर उनको सरेंडर करने के लिए बाध्य करो। नहीं किया जा सकता। मैं राजा हूं, वे महाराजा है, ये सब मेरे अधीन है, ये सब छोड़ छाड़ के वे गए। घास नहीं डालते ये आपको। उनको हमारी किसी न किसी प्रकार तो जरूरत पड़ती होगी। सोचो सोचो सोचो। नहीं, आपकी जरूरत उनको नहीं लगती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? खाएगा पिएगा कि नहीं आदमी? वातर्षण उनका नाम है वैदिक संस्कृति में। वैदिक संस्कृति में श्रमणों को, दिगंबर मुनियों को वातर्षण कहा है। वातर्षण मतलब जो वायु पर ही जीते हैं। अब उनको क्या पता, उनको वायु की भी जरूरत नहीं है जीने के लिए। वायु की जरूरत नहीं है उनको जीने के लिए। जियो कल की भाषा। अहो मुनियों के और गृहस्थों के परिणामों की समानता नहीं। कुछ
ना कुछ तो होगा जिसके कारण वे अपने अधीन आ सकते। कुछ तो करो, कुछ तो करो, बाय हुक और क्रुक। कैसे झुकाया जा सकता है सामने? फड़फड़ा रहा है कषाय में। मुनिराज शांति से बैठे, या फड़फड़ा रहा है, राजा होकर फड़फड़ा रहा है। ये सिंहासन ही फड़फड़ाने का है। किसी ने कहा हाँ, एक काम से वे नगर में आते। कब आते? कब आते? आहार लेने के लिए आते तो है। रोक लगाई जाए, कोई उनको आहार नहीं देगा। इफ्स एंड बट्स का क्या काम है बीच में? और एक काम किया जाए, टैक्स के रूप में उनसे कुछ छीन लिया जाए। उनके पास कुछ है ही नहीं जो लिया जा सकता, और जो उनके पास है वो छीना नहीं जा सकता। न राज्य हार्यम, न चौर्य हार्यम, न त्रिभाज्यम, न च भारकारी व्यय कृत्य वर्धत, ज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम। इस धन का हरण नहीं हो सकता। दैट इज इंटैक्ट विद देम। यही तो उनकी संपत्ति है जिसके बल पर वे उतरते नहीं है नीचे। अलेक्जेंडर भी थक गए 2000 वर्ष पहले। अलेक्जेंडर जानते हो आप? कल्याण मुनि का उनका मीटिंग का संवाद जानते हैं आप? नहीं जानते। कहाँ तक बता और कब बताइए सब? फिर कभी प्रसंग आएगा तो कुछ तो होगा उनके पास। हाँ, एक प्रसंग है जब वे नगर में आते हैं, उनको आहार दिया जाता है। एक काम करना, उनके पास कुछ नहीं होगा टैक्स के रूप में, तो उनके हाथ में पड़ा हुआ पहला ग्रास हमारा टैक्स होगा। और मुनिराज विल बी अबाउट टू स्टार्ट हिज आहार, कहीं आहार चर्या के लिए जाएंगे। पहला ग्रास जैसे ही उनके हाथ में आएगा, वैसे ही वो राजकर्मी वहां पर आएगा, टैक्स के रूप में उसको छीन लेगा। बोलो, पिंड हरण दोष। शाबाश, बढ़िया, नाइस नाइस। 46 दोषों में पिंड हरण दोष बताया गया है। और मुनिराज कितनी आसक्ति है ही नहीं, तू मैं करके लिया जाए। अरे मुझे क्या पता था? हमारे पास वो खाद्य पदार्थ है, वो पूंजी है हमारे पास, जिसके बलबूते पर हम अनंत काल ऐसे रह सकते हैं। तुम्हें क्या पता है? और जैसे उनके हाथ से वो छीना जाएगा, एक दोष पिंड हरण दोष माना गया। कोई भी उनके हाथ से कुछ ले ले तो बस वे आहार छोड़कर वहां से निकल कर चले जाते हैं। जीत किसकी है वो तो आने वाला समय तय करने वाला है। और मुनिराज तुरंत जंगल में जाकर समाधिस्थ हो जाते हैं। वे अपने ज्ञान से जानते हैं कि अभी काल विकराल आ गया है। नाउ इट्स नॉट फेयर टाइम, अभी हमारी मुनिचर्या नहीं पलेगी, और वे समाधिस्थ हो जाते हैं। ये हर 1000 वर्ष में ऐसा होता रहता है। हर प्रकार के स्टेजेस होते हैं, समाज के भी उतार के स्तर पर भी होता है। व्हाट्स रॉन्ग? जो आगे दो बैठे हैं प्लीज, ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लगता है। अरे आपको पता नहीं आप क्या पढ़ रहे, किसके सामने बैठे हैं, सब भूल जाओगे आप, भूल जाओगे। इसकी ऐसी मस्ती है, आपको पता नहीं है। अभी मुनि तो मुनि, छोड़ो इन मुनियों की। मैं कल परसों ही कह रहा था, अभी मुनियों के भक्तों से ही तो निपट लो पहले, वो धनंजय से निपट लो पहले। धनंजय जानते हैं आप? वो धनंजय जो भक्ति कर रहा है भगवान के सामने, और भक्ति में इतना मस्त है, उनके लड़के को मरणासन्न है, सांप काटा है, किसी ने आकर पटक दिया उनके सामने, संभालो लड़का इज अबाउट टू डाई, लगभग मर गया, संभालो इसको। और वे मस्त है अपने मस्ती में, कौन किसका कौन जिए कौन मरे, कितनी बेवकूफी चल रही। ऐसा मत करो। आइए लौट कर आते हैं हमारे प्रकरण पे। ये सब गाड़ी आउटर पर खड़ी हो गई थी, फिर ट्रैक पर लाते हैं। सॉरी। ब्लिस्ड आर दोज हु आर कंटेंटेड। कंटेंटेड की बजाय और एक शब्द का प्रयोग कर दो, सेल्फ कंटेंटेड, और दमदार है। दोज हु आर सेटिस्फाइड।
2-5 दिनों के पहले मैं एक बात कह रहा था, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जो कुछ मिला है ठीक है, इट्स ओके, यह हमारा धन है। आवे जब संतोष धन, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। बोल सकते हैं, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। जब संतोष धन की प्राप्ति होती है कि बाहर का धन धूल मिट्टी समान लगने लगता है। बी कंटेंटेड, बी सेटिस्फाइड, बी कंटेंट। और ये ट्रेजर है, द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन दिस वर्ल्ड इज कंटेंटमेंट। इसकी इतनी वैल्यू है इस धन की, दिस वेल्थ कैन परचेस एनी एसेट इन द वर्ल्ड। नहीं, ऑल द एसेट्स इन द वर्ल्ड। यह ऐसी एक एसेट है, कौन सी? इससे बढ़िया, इससे कीमती कोई करेंसी आज तक बनी नहीं। दिस सेटिस्फैक्शन, दिस कंटेंटमेंट कैन परचेस the entire wealth in the world। परचेस मतलब कैन ओवरपावर, डोमिनेट। जिसके पास संतोष है उसको अधीन नहीं किया जा सकता, कोई उपाय नहीं होता है उसको अधीन करने का। क्या ये संतोष धन? लेट्स सी टुडे। कैसे इस संतोष धन की प्राप्ति हो सकती है? लेट्स सी। सिंपल कुछ बातें मैं बता रहा हूं, ट्राई टू फॉलो। अभी भैया ये बता रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी कैसी मौत मर रहे हैं लोग गुलामी कर करके, और फिर भी अकड़ते हैं। ठीक है, गांव के मजदूर उतने दुखी नहीं है। वैसे मैं थोड़ा संशोधन कर रहा हूं, यदि मुझे इजाजत है संशोधन करने की तो मैं इसकी कर सकता हूं। गांव के मजदूर उतने दुखी नहीं हैं। हमारे प्रीमाइसेस कैंपस में भी जो 5-6 हजार कमाते हैं, उनके चेहरे कभी देखो, आपको अंगूठा दिखा दे जाएंगे तो आपको पता चल पाए शायद, जिसको संग्रहित करने में हम अपना जीवन गंवा रहे हैं, आगे चलकर फिर बाद में पता चली ये संपत्ति थी ही नहीं। लुक बिफोर यू लीप। देखिए, साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली आज हम अप्रोच करते हैं इस बात का। विराज आपका ध्यान नहीं है, क्या हुआ मत देखो। सुबह रसोई बनाते हैं, एक न्यूली मैरिड कोई बहू है, घर पर आई, वो रसोई बनाना चालू किया उसने। दुर्भाग्य से सास ससुर थे नहीं घर में, छत्र छाया थी नहीं, कोई गाइडलाइन थी नहीं, समझाने वाला था नहीं। जो एक एक अनुभव से सीखा जा सकता है उसमें जीवन निपट जाता है, वो जरा में ही बड़ों के सानिध्य में काम हो सकता था। बट उसने पहले दिन रसोई बनाई, अंदाज कुछ आया नहीं, रसोई ही शायद पहली बार बनाई है, जो भी कुछ। तो उसने रसोई बनाई और 2-4 रोटियों का आटा बचा रहा, थोड़ा नमक बच गया। ये मेरा उदाहरण मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उदाहरण किस काल में मैं घटित करूं। मतलब ये फिक जाएगा कुल मिलाकर आगे। ये मैं इसलिए डाउटफुल था कैसे घटित करूं उस उदाहरण को, क्योंकि आजकल कुछ फिकता ही नहीं है। आजकल तो सब फ्रीजेस आ गए हैं, तो फ्रीज में डाल दो, शोकेस डाल दो, लेट्स सी टुमारो। पहले ज़माने में कुछ कदाचित कुछ बचता था तो गायों को दिया जाता, तो कत्तल खाने में चली गई। कुत्ते भी आजकल दिखते नहीं, गधों को बोझा ढोने वाले ले गए, सुअरों को भी अपने पेट भरने के लिए नीच लोग ले गए। अभी कोई भी तो नहीं दिखता है, तो दिखते हैं हमें फ्रीज में दबा कर रख दो। एनीवे, मैं ये कह रहा हूँ कि मान के चलो पहले दिन गूंथा हुआ आटा थोड़ा ज़्यादा हो गया और वह
फिक गए मान के चलो, बासी तो खाने में आएगा नहीं, बासी थोड़ी खाते हैं, फिक गया। सेकंड डे क्या करेगी वो बहू, वो पहले आटा गूंथते समय ही उसको याद आता है कल ऐसा ऐसा हुआ था, जरूरी नहीं आज सही आटा होगा, हो सकता है आज फिर 1-2 रोटी का आटा ज्यादा हो, कल 3-4 का हुआ था। एंड ट्रायल एंड एरर मेथड से वन डे शी विल सक्सीड। फिर 10 मेहमान आए हैं, आने दो, इतना हो रहा है होने दो, वो अकॉर्डिंगली वो मैनेज करते हैं। जब सुबह रसोई बनाते समय में भी हम इतना सोचते हैं कि उतना ही बनाए जितना शाम तक काम में आएगा, तो हम अनुमान से और आगम से ये तय करें हमें जीना कितना है। आगम कहता है मैक्सिमम आयु कितनी कहता है, 120 वर्ष की कहता है। हमारा अनुमान क्या कहता है, हमारा अनुमान 70 to 80 कहता है। और अनुमान इस स्तर पर आगम से बलवान है। क्या कहा मैंने, बहुत टाइम नहीं है बताने के लिए। आगम से बलवान हमारा अनुमान है। आगम में तो धोखाधड़ी से कुछ भी मिलावट की जा सकती है, लेकिन हमारा अनुमान उसको पकड़ सकता है। हु इज माइटियर, आई एम माइटियर। आगम का सेवन और उसके बाद युक्ति का आलम्बन, यही तो है हमारे पास। और क्या है हमारे पास खासियत, हम संगी है, हम सत्य असत्य का निर्णय कर सकते हैं, यही हमारी खासियत है। आगे बढ़ते हैं। जब एक दिन की रसोई करने के लिए भी इतनी सावधानी रखी जाती है, तो पहले हम तय करें हम जिएंगे कितने। मान के चलिए 50-60 साल हमारी आयु, तो हम पहले ही तय करें हमें इतना जीना है, रोज का खर्चा कितना लगता है। पहले तो ये तय करें हमारी गरजे क्या है, 3 गरजे हैं हमारी, बोलिए जरा। बहुत सुंदर उत्तर है। दीज आर आवर बेसिक नीड्स। गांधी जी की भाषा में एवरीथिंग फॉर नीड बट नथिंग फॉर ग्रीड। कंटेंट इज अ नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज एन आर्टिफिशियल, बोलिए, वो आर्टिफिशियल चीज है, आर्टिफिशियल पॉवर्टी। लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। दरिद्रता कह रहा हूं मैं उसको, थोड़ी देर में पत्ते खोलूंगा। अभी हमने एक उदाहरण से हमने देखा कि हमारे जीवन कितना जीना है ये तय किया जाए। सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहता हूं, इस उम्र से मैं गुजरा, इस किसी की सोचने की सुनने की बहुत फुर्सत होती नहीं है इस उम्र में, बस दौड़ने की ही पड़ी रहती है। मैं ये कहना चाहता हूं जिनके पास अभी से ही तय कर लीजिए, जिनके पास ठीक ठाक है, अंतिम सांस तक मेरे पास चलेगा इतना धन है, दे शुड क्विट अर्निंग, दे शुड लीव अर्निंग। वन मोर थिंग, अर्निंग इज नॉट अ हॉबी, अर्निंग इज नॉट द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, नॉट द सोर्स ऑफ रिफ्रेशमेंट। ये थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, टाइम पास नहीं है, इट्स अ टाइमली नीड। अदरवाइज ये कह सकते हैं इट्स अ सोर्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ टाइमली नीड। धन की जिनको जरूरत है उन्हीं को कमाना चाहिए, जिन्हें धन की जरूरत नहीं है उनका कमाना अपराध है, अपराध। पहले इस बात को समझ लीजिए, इतना समझ पाए तो आपका काम बड़ा हो जाएगा। केवल और जन कमा रहे हैं इसलिए मुझे कमाना है, केवल रेस का घोड़ा बनना है इसलिए मुझे कमाना है, गलत। टैक्ट consists in knowing how far you can go so far.
दिमाग लगाओ, जितना जिएंगे उससे ज्यादा क्यों। और बच्चों के लिए कुछ रखना, इस धोखे में मत रहिए आप। मैं पुण्य पाप की बातें नहीं बता रहा हूं फिलहाल आपको, मैं ये कह रहा हूं बच्चों को उनके दम पर खड़े रहने की आदत पड़ने दो। गांधी जी की भाषा में बच्चों को करोड़ों का धन कमाने के बजाय उनको करोड़ों संकटों से जूझना सिखाओ। और जिन माँ बाप ने बच्चों को ऐसा बनाया, उन्होंने मानो करोड़ों का धन दिया। बहुत कमाना नहीं है बच्चों के लिए, उनको यह सिखाना जरूरी है संकट आने पर कैसे रास्ता निकाला जाता है। और रास्ता निकलने के और कोई तौर तरीके नहीं है। ब्लिस्ड आर दोज, बोलो, हु आर कंटेंटेड। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ठीक है, स्यादवाद के माध्यम से आज थोड़ी सिद्धि करते हैं इस बात की। बी कंटेंटेड इन द लाइट ऑफ स्यादवाद। स्यादवाद क्या कहता है देखते हैं हम आज, कैसे हम अपने जीवन में संतोष परिणाम ला सकते हैं। पहले तो मैंने इतना आपको बताया कि जरूरत देखो, जरूरत के अनुसार आगे बढ़िए। क्योंकि अशोक का एक स्लोगन याद आया, अल्प भाणता साधु अल्प व्यय साधु। जो अनाप शनाप कमाएगा वो भोगों में भी पाप का ही भोग करेगा। जो विवेक से कमाएगा वो विवेक से ही खर्च करेगा। दो तरफा नियम लागू है ये। हमारे यहां चोरी के अलावा एक परिग्रह भी पाप है, आप जानते होंगे। जानते हो बेसिक डिफरेंस क्या है चोरी और परिग्रह में? मूलभूत अंतर यह है, अन्याय नीति का नहीं है, मैंने कमाया है, ऐसा लोक में स्वीकृत है। लेकिन हमारे यहां उसे भी पाप बताया गया है। आप जरा विचार कर पाएंगे आज चोरी और परिग्रह के बीच का अंतर? अनाप, इट डजंट मैटर तुमने कैसे कमाया है, न्याय से ही कमाने की बात करें। अन्याय से कमाए वालों को तो चोरी में ले लिया है। अब जो न्याय से अतिरिक्त धन कमाने में लगे हैं, उन्हें परिग्रह ने आड़े हाथ ले लिया है। परिग्रह और जैन शासन यह कह रहा है, यू हैव नो राइट टू अर्न मोर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आखिर होगा कैसे, जरा विचारिए ना। बैलेंस बिगड़ता है ना, फिर इम्बैलेंस हो जाता है। थोड़े टाइम पहले मैं ये कह रहा था, लाल बहादुर शास्त्री जब पीएम बने थे तो उन्होंने एक घोषणा की थी, और भारत की तब अकाल पड़ा था 60s 65 में, कोई जानता होगा, 60s 70s की मैं बात कर रहा हूँ। और तब उन्होंने ऐलान किया था इस बात का, एक भी भारतवासी भूखा न रहे, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। एंड व्हाट कैन वी डू? हम हफ्ते में एक दिन उपवास करेंगे। सहजानंद वर्णी जी इस बात को कहते थे कि हमें जो माताएं बहनें बहुत आग्रह से भोजन कराती, पेट भरने पर भी हम आधा एक रोटी अतिरिक्त ले लेते हैं। यदि हम उस मोह को रोक पाए तो एक जन भी भूखा नहीं रह सकेगा। यदि देने की बहुत भावना है आपको तो दान देना तो फिर भी ठीक है। यदि देना है तो सचमुच यदि दे सकते हैं तो औरों को आपको अवसर देते आना चाहिए। अवसर देना सबसे बड़ा दान है। नाउ लेट द अदर्स अर्न। हमने 40-50 साल का अपना सोच लिया, आगे बढ़ते हैं। स्यादवाद के लाइट में आज देखते हैं हम सेटिस्फाइड कैसे रह सकते हैं। एक बहुत सिंपल, मैं भी थोड़ा सा विवेक भैया जैसा आजमा लेता हूँ। मैं उस स्किल्स में बहुत मेरी मास्टरी है नहीं, बट लेट आई ट्राई। एक ब्लैक बोर्ड आपके सामने दिख रहा है, दिख रहा है, गौर से देखिए, दिख रहा है। देखने वाली आंखें नहीं हुआ करती, देखने वाला ज्ञान हुआ करता है। आपको दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है, राइट। उस पर एक लाइन खींची मैंने जो लगभग 3 मीटर की है।
अब मैंने ये पूछा, एक पजल पूछा जाता है छोटे बच्चों को, इसको बिना हाथ लगाए इस लाइन को छोटी करके दिखाओ छोटी, उसके बगल में बड़ी लाइन खींचो, इसे बड़ी करके दिखाओ, उसके बगल में छोटी लाइन खींच कर रख दो। उसको कुछ किए बिना, शर्त ये है हमारी। ठीक उसी प्रकार हाउ टू बी सेटिस्फाइड इन आवर लाइफ, हाउ टू बी कंटेंटेड इन बेसिक नीड्स। और हम अपनी मर्यादाओं को लांग कर क्यों लग्जरीज की ओर बढ़ते हैं। एंड फूड, क्लोथिंग, शेल्टर में तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पर आने वाले के पास घर तो है ही है। सबसे वैल्यूएबल एसेट यदि बेसिक नीड के रूप में माना जाए तो घर के लिए सब करते हैं। टेकने के लिए कहीं ना कहीं सहारा होने की जरूरत लोग समझते हैं। 10-5 दिन निकालने हैं, कहीं ना कहीं टेक जाना है। अभी बची फूड और क्लोथिंग की बात। क्लोथिंग में कितना खर्चा होता है हम समझते हैं। 2-3 हजार रुपए साल का बहुत हो गया। मेरा ये रुमाल जो दिख रहा है वो 20 साल पहले का दिख रहा है। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? यस, 20 साल पहले का। ठीक है, एनीवे छोड़िए। कहाँ वो नजर आप इन बातों। चलो प्लीज। एक साल में ज्यादा से ज्यादा 2-4 हजार रुपए खर्चा है ड्रेसिंग का। आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक नीड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लग्जरीज। अगेन अभी बचा फूड, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक नीड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लग्जरीज। अब अनुमान करिए आपको कितना लग सकता है, कैलकुलेशन कर लीजिए और अनुमानित कितना जी लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मानकर चलिए। और होगा तो रिस्क होगा तो वो तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप ज्यादा ही जी लेंगे, होगा तो पहले ही चले जाएंगे। यही मानकर आप एज को तय कर लीजिए। इतना पहला जिसके पास हो उसको तो चाहिए, ही शुड स्ट्रिक्टली क्विट अर्निंग। इसीलिए भी नहीं, इन कारणों को देकर भी उसे पैसा कमाना नहीं चाहिए कि मेरे बल पर बहुत जन जी रहे हैं, मेरी जो एंटरप्रेन्योर है, मेरी जो कंपनी है, इंस्टीट्यूट विच आई रन, वो वहाँ पर 20-25 जन मेरे अधीनस्थ है, फिर वे क्या खाएंगे, वे क्या करेंगे। ये सब उलझुल बातें हैं। ये सब किसी भी कारण से, और तुम्हें बहुत दया आ रही है उनके ऊपर तो संभला दो उन्हीं के हाथ में। तुम्हारा हिस्से का तुम ले लो और तुम अलग हो जाओ, और तुम संभला दो उनको भाग्य पर छोड़ दो। पहली बात मैं ये कह रहा हूं, जिनके पास इनफ है, इनफ की परिभाषा भी मैं करता जा रहा हूं। जिनके पास इनफ है उनका कमाना अपराध है। अभी सेकंड, जिनकी बहुत जरूरत है कमाने की, और आज बहुत अच्छा चित्रण नहीं है, मैं तो कहता भी हूँ पहले जमाने में 1 जन कमाता था, सभी जन भोगते थे। अभी जितने जन है सबको कुछ ना कुछ कमाना है। और ये बहनें हैं, बहनों के भी माथे पर भूत सवार है फिलहाल। और मैं फिर आई रीइटरेट बाय सेइंग, कमाना हॉबी नहीं हुआ करता। कमाना एक सामयिक परिस्थिति की मांग हुआ करती है, आए हुए संकट का मुकाबला हुआ करती है। संकट ही नहीं और जबरन कमाना पेशा नहीं हुआ करता। जरूरत महसूस होने पर, जैसे इमरजेंसी एग्जिट होता है, देखा होगा रेल्स में, संकट पड़े पर ही उसका प्रयोग किया जाता है। एवरी नाउ एंड देन तुम चाहे जो यहां से वहां कूदने लग जाओ, नहीं चलेगा ये। संकट पड़े पर हमारे पास जितनी डिग्रीज है वो केवल इसीलिए है, संकट पड़े पर हमें किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़े। बट ये कोई राइट नहीं है कि मुझे तो बर्थ राइट नहीं है कि मैं तो करना ही पड़ेगा और करूंगा ही और ड्यूटी है, कुछ नहीं है ऐसा। दिमाग इस दुर्गंध से, कचरे से भर दिया है समाज ने हमारे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं उस लाइन खींचने की बात कर रहा था। श्रीमद जी के कोट की तरफ मैं संकेत करता हूं, फिर आकर खड़ा रहता हूं। जीवन छोटा है, जंजाल बड़ा है। जीवन को बड़ा करने की तरकीब है किसी के पास? है।
जंजाल को घटाओ तो उतना ही जीवन बड़ा दिखने लग जाएगा। चलो मैं आपको कुछ और एक्सरसाइजेस देता हूं तो आपको समझ में आएगा। एक और रेखा खींचिए 70 साल की आयु की। इसको बिना हाथ लगाए मतलब बिना फूड्स एंड मेडिसिन। इसको आयु बढ़ाने का कोई रास्ता आपके सामने है कुछ? मैं बताता हूं। समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग समझ में आता है? बी क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब अगेन पैसा कमाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सोचो, विचार करो, मंथन करो, इसके लिए समय दीजिए। 70 साल की रेखा है आयु की, इसको घटाना है। कोई तरीका है? बिना जहर के, बिना एक्सीडेंट आदि के कैसे घटाया जा सकता आयु को? वेस्टिंग टाइम इन गॉसिप्स। पैसा कमाने में समय बर्बाद करें, हम आयु को खो रहे हैं अपनी। और बिना कुछ किए आयु को यदि बढ़ाना है तो दूसरा तरीका नहीं। जो समय हम बर्बाद कर रहे हैं पैसा आदि कमाने में, हम वहां से निवृत्त हो जाए। टोडरमल जी की भाषा में, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में टोडरमल जी कहते हैं, यदि बिना कमाए काम चलता हो तो आपको वही ऑप्ट करना चाहिए। तो बचे हुए समय में क्या करना? शास्त्राभ्यास, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पढ़ लेना चाहिए। और टोडरमल जी कह रहे हैं यदि किसी के बनता ही नहीं है, इसके बिना कमाए बिना काम चलता ही नहीं है किसी का, अत्यंत मजबूरी में यदि करना पड़ता है तो न्याय नीति पूर्वक जितना हमारी नीड है उतना करना चाहिए। उतने ही टाइम का जॉब आपको पकड़ना चाहिए, वही बिजनेस आपको करना चाहिए जिसमें हमारे उतने ही मीन्स सेटिस्फाई। 6-7-8 घंटे का कुछ मिलता है क्या? 6-7 घंटे का उतना ही आपको देखना चाहिए। 6-7 घंटे ज्यादा हो रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा हो रहे हैं वैसे, लेकिन ठीक है। जीवन जीने के लिए भी कुछ बचाओगे कि पहले मरोगे और फिर जीने का सोचोगे? स्यादवाद के माध्यम से कुछ हम डिराइव कर रहे हैं। अभी मैं आयु के बारे में बोल रहा था। अभी ऐसे आपको धन के मामले में करना है। अभी एक बीच की लाइन खींचिए हमने। अभी मैं 3 मीटर का उदाहरण दे रहा था क्या? अभी 3 लाख का लो कि 3 करोड़ का लो, आप बताइए मुझे। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं मैं बहुत जल्दी आपसे। 3 करोड़ की लाइन खींची हमने। अभी ऐसा कोई उपाय है जिसमें बैंक अकाउंट बढ़े बिना, लाइन को हाथ लगाए बिना, मतलब बैंक अकाउंट बढ़े बिना ये पैसा बढ़ जाए? ना व्यापार धंधा करना पड़े, ना नौकरी करना पड़े। है कोई आर्ट? कौन सा आर्ट है? उसके पास में आप सेटिस्फैक्शन की एक लाइन खींच लीजिए। जितना आपके पास होगा वो थोड़ा धन भी आपको बहुत दिखने लग जाएगा। और यही 3 करोड़ की लाइन आपको एकदम छोटी दिखने लग जा रही है, ये कब पूरेगा? उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? उसके बगल में इच्छाओं की लाइन खींचना चाहिए आपको। और इच्छा जिसकी बड़ी उसको ज्यादा धन भी कम दिखता है। ज्यादा और कम तो तय करेगा कौन इसको? एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। अभी 6 महीने पहले मैं जनवरी में यहां पर आ रहा था अपने गजपंथ के लिए। एक आते आते खड़ेरी में एक कार्यक्रम तय हुआ मेरा। जैसे बहुत रेयरली मैं तो जाता भी नहीं हूँ बाहर, लेकिन कैसा योग बन गया देखिए। 5-6 दिन वहाँ का कार्यक्रम बना। आसपास के भी 7-8 गांव के लोग वहाँ पर आते थे सुनने के लिए। तो एक दिन पास में ही खड़ेरी के पास एक फुटेरा नाम का गांव है। ऐसे ही नाम है, मैं क्या करूँ। एक फुटेरा नाम का गांव है। वहाँ से भी लोग आते थे। बाद में पता चला ये स्वयं विद्वान है, प्रवचनकार है, ये भी आते हैं। उन्होंने बहुत आग्रह करना चाहा मुझे कि 10 किलोमीटर पर ही हमारा गांव है, चलिए वहाँ पर आपका एक हाथ प्रवचन तो हो जाए। मैंने जब बहुत मना किया तो उन्होंने धमकी दी, फिर 5-6 गाड़ियाँ भर के लेके आएंगे। मैं डर गया। मैंने कहा मैं ही आता हूँ। मैं भी इसको भी टॉलरेट नहीं करता।
2-5 जन गाड़ी लेके मेरे लिए आएंगे भले ही सुनने के नाम पर, और कहकर मैं उसको एग्री नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ही वहां पर आता हूँ, मैं ही झोंक देता हूँ अपनी जान। तो मेरा एक प्रवचन हुआ उसमें, मेरा मतलब भगवान का ही मैं कहने की बातें कह रहा हूँ। 200-400 जन आए होंगे, तारण समाज ही है पूरी वहां पर, दिगंबरों में तारण समाज आप जानते होंगे। तो उसमें मैं कुछ 2-5 लाइंस कुछ ऐसे बोल गया, सामने बैठे हुए बच्चे थे, एक लड़का था जो मैं समझता हूँ 7th-8th में होना चाहिए, उसको मैं कुछ बोला 2-3 लाइन बीच प्रवचन में, एंड दैट मूव्ड हिम। विद्वान का लड़का था वो, ये मुझे पता नहीं था। तो बाद में मैं तो वहाँ से आ गया, जब से मैं आ गया वो निरंतर आज भी मुझे चेस कर रहे, फॉलो करते हैं, और वो ये कह रहे उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। जो आगे बात कहनी वो कहूँगा मैं आज। और उस दिन से उन्होंने अपना एक लड़का है एक लड़की है, उनके 2-2, 3-3 घंटे रोज वे अभी कंठपाठ में स्वाध्याय में लगा रहे बच्चों के। 3-3 घंटा, 2-2, 3-3 घंटा रोज लड़की भी पाठ करती है, उनका ये याद हुआ, ये याद हुआ, लड़का भी ये याद कर रहा है, सब याद कर रहा है। मैंने इतना ही कहा था, ये उम्र बर्बाद क्यों कर रहे हैं आप इनकी। तो अभी वे आजकल मेरा पीछा इसलिए कर रहे हैं, वे चाह रहे हैं मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर मैं शिफ्ट हो जाऊँ। 2-3 महीने से ये बीमारी हो गई है उनको। तो मैंने उनको टालने की काफ़ी कोशिश की। तो और वो बार बार एक बात कहते हैं मुझे, मेरे पास खूब पैसा है, मैंने खूब कमाया, और अभी इन 3-4 साल में तो मैंने खूब कमाया है। नाउ लिसन, ध्यान दीजिए। एक फोन पर मैंने उनको सहजता में पूछा, क्योंकि मुझे विकल्प आया कि इनकी कैसे प्लानिंग होगी यदि ये शिफ्ट होना चाहते हैं और पूरा जीवन धर्म में ही लगाना चाहते हैं, पूरी फैमिली, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। मैंने वह आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनको इतना ही पूछा, आपके पास कितना पैसा है। वैसे मैं कोई बहुत इस फील्ड का ज्ञानी नहीं हूँ, फिर भी मैंने पूछा, कहीं मुझे देखकर वे रिस्क ले लेंगे कहीं। सुनिए, इस मार्ग में कोई रिस्क हुआ नहीं करते, मैं एक व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। मैंने उनको वैसे ही पूछा, कमाया आपके पास है कितना, तो उन्होंने क्या फिगर बताई होगी, 8-10 लाख रुपए। उस दिन से आज तक मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ 10 लाख ये फिगर बड़ी है कि छोटी है, ये तय करेगा कौन, तुम कि हम। और इसके लिए कितनी मीटिंग्स और डिबेट्स अरेंज किए जाए, ये वही तय करेगा जिसको भोगना है। देखो, उसका भी एक लड़का है, उसकी एक लड़की भी है, जिनेंद्र जी नाम है, ये मुझे अभी अभी पता चला है। 10-20 फोन होने के बाद भी मुझे नाम पता नहीं था, और 3rd पर्सन का फोन आए, वे फोन करते ने जिनेंद्र जी। मैंने कहा कौन जिनेंद्र जी, तो मुझे पता चला इनका नाम जिनेंद्र जी। उनको एक लड़का भी है, लड़की भी है। उनके कोई अरमान नहीं है मैं मेरे लड़के को सीए बनाऊंगा, कोई अरमान नहीं। और सुखी होने का अधिकारी वही है जिसके कोई अरमान नहीं हो, और जो जितनी इच्छा करेगा। The root cause of sorrow is desire. मुक्ति अच्छी पोएम्स भी लिखती है, वैसे बहुत सारी पोएम्स वो बहुत टाइम पहले से लिखती जा रही है, और जब भी लिखती है वो मुझे कुछ दिखाती है। मैं ज़्यादा, मेरी कमांड है नहीं वैसे इंग्लिश वगैरह पर, मैं वेल टू डू थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ, थोड़ा बहुत। तो एक बार उसने पोएम लिखकर मेरे सामने लाई। उस पोएम की थीम कुछ ये थी, अभी मिल सकती है, मिली तो मैं आपके सामने वो लाइंस भी पढ़ के दिखाता तो बहुत अच्छा होता, बट टाइम इतना है नहीं मेरे पास, इतना ढूंढू करूँ सब। वो पोएम की थीम पूरी इस प्रकार की है, जैसे कोशिश करने वालों की कोई कुछ हार नहीं होती। मेहनत करते चलो, काम होता चले, पथिक तू तो बढ़ता चल, आगे पहाड़ हो शेर के दहाड़ हो, पथिक तू तो चलता। वो स्पिरिटफुल वाला काम है सब उसमें। और
जैसे हम इच्छा करते वैसा होता है, बस हमारे जो एम्बिशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिटरमिन्ड होने चाहिए, आदि आदि आदि, मनोबल चुस्त होना चाहिए, आदि आदि सब कुछ होने। और जब पोएम मैंने पढ़ी तो मुझे थोड़ा दर्द और तकलीफ हुई। हम कथनचित भाग्यवादी भी हैं, हम सर्वथा पुरुषार्थवादी नहीं हैं। तो मैंने 2 लाइंस ऐड करने को कही, वो मैं भी हल्की सी जैसे याद आ रही मैं आपको बता रहा हूं। बट टेक केयर कि वी विश वी बी इन आवर लिमिट्स। मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा हमें। Despair and agony comes to those who encroach their राइट, limits. because despair and agony comes to those who encroach their limits. हमें कितनी इच्छा करना है इसकी भी अकल हमें होना चाहिए। मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा। बाबा इतना टाइम है कहाँ तुम्हारे पास? करके भी दिखाओगे, दिखाओगे किसको? और दुखी होने के बाद करोगे क्या? और इतने हमारे सामने इंसिडेंट्स है ना हमारे पास, इतने प्रमाण है ना हमारे पास। ठीक है, ये कंटेंटमेंट एक जिनेंद्र जी का उदाहरण बहुत जबरदस्त है। दैट मूव्ड मी रियली। वो समझते मैं इनका फॉलोअर हूं। 8-10 लाख एक बहुत बड़ी कीमत है आज उनके लिए। उनके कोई अरमान नहीं मैं लड़के को क्या बनाऊंगा, वो लड़की को क्या करना है, कोई अरमान नहीं, उनका कोई प्लान्स नहीं, उनके पास कोई ड्रीम्स नहीं है। ना उनके लड़के ने कुछ सोचा, ना लड़की ने कुछ सोचा है। मैंने इतना ही कहा कि उनको दोनों को शास्त्री करना चाहिए। पहली चोट में वे तैयार हो गए। शास्त्री करने के बाद क्या कमाएंगे? विद्वानों का जीवन बहुत अच्छा नहीं है। क्या कमाएंगे? क्वेश्चन तो फिर भी प्रिवेल्स। उनके कोई प्रश्न नहीं है आज कि क्या कमाएगा, क्या खाएगा, फिर शादी ब्याह भी होगी ना, उनके कोई प्रश्न नहीं आज। और वो समझते हैं, कई दफे उन्होंने इस बात को कहा है, मेरे पास खूब पैसा है, 2-4 साल में खूब कमाए। मतलब 2-4 साल पहले क्या होगा? आई वॉज रियली शॉक्ड जब पूछा कितना है। 8-10 लाख होगा बोले मेरे पास। आप उसकी फिक्र मत करो, आप फिक्र मत करो। और हमें लग रहा है फिक्र करना जरूरी है। हम इसीलिए फिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं ज्यादा है, और वे फिक्र नहीं कर रहे क्योंकि उनकी कुछ भी इच्छाएं नहीं है। यह हमारी इच्छा तय करेगी कि हम अमीर है या गरीब है। हमारा बैंक बैलेंस और अकाउंट तय नहीं करने वाला है। और स्ट्रिक्टली मेरा तो ये कहना है, जो काफी यंगस्टर्स ऐसे भी होंगे जो शादीशुदा होंगे, मुझे लग रहा है बच्चे वाले तो कम ही होंगे। अभी नहीं समझ रहे, अभी बच्चे वाले कम ही हैं, बर्बाद हुए वाले। उनको स्ट्रिक्टली ये चाहिए, जब तक मेरे में दम है मैं मेरी पत्नी से काम नहीं लूंगा। पत्नी को ये कहो आप माता पिता की सेवा करो, बच्चों को संस्कारित करो, यही हमारी संपत्ति है। सदा सुखदास जी की याद आ रही है, होगा 278 पेज नंबर, रत्नकरण शावकाचार्य की वचनी का प्रवचन वात्सल्य भावना। जिन्होंने अपने बच्चों को ज्ञान दान दिया, मानो उन्होंने करोड़ों का धन ही दे दिया। इसलिए माता पिता को चाहिए वे बच्चों को शास्त्राभ्यास में प्रवीण करें। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता, बोले न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ये नीति, ये सुभाषित भी हम नहीं समझते कुछ भी आज। मैं भी आप सरीका ही था। मेरा और संस्कृत का कोई सामना स्कूल लाइफ में नहीं हुआ, कॉलेज लाइफ में नहीं हुआ। लेकिन आप थोड़ा समय देंगे, जहां पर आप समय देंगे, जहां पर वर्क करेंगे, आप रोज डंबल्स का एक्सरसाइज करेंगे, अब बाइसेप ट्राइसेप्स में आप पाएंगे कुछ हो रही है मजबूती। जहां पर जिस ऑर्गन पर आप स्ट्रेस देंगे, आप उसमें मजबूती पाएंगे। ये आपको तय करना है, आपको क्या किसको बूस्ट करना है। याद नहीं होता का कोई कंसेप्ट नहीं है।
चाहिए हमें टाइम, इसके लिए टाइम। और टाइम के लिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सेटिस्फैक्शन। जिसके पास सेटिस्फैक्शन है, हम उठा कर देख लीजिए टोडरमल जी क्या करते थे। टोडरमल जी क्या करते थे? बहुत रईस जादे के लड़के थे क्या? मैंने कई दफे कहा है, साल में 1-2 बार अपने बीवी बच्चों की शक्ल देख पाते थे। ऐसे तो रहे हैं। पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सिंघाना में नौकरी करते थे, जयपुर में अपना घर परिवार रखा था। यही टोडरमल जी की बात कर रहा हूं, जिसे आचार्य कल्प कह रहे हैं। साहूकार के यहाँ काम करते, तो वहां पर काम करते करते फिर बाद में सब टीकाओं का अध्ययन किया। फिर वहां से लोग जयपुर उनको लेके आए, फिर उनको सिंहासन पर बिठाए। लेकिन राजा तो वो पहले से ही है। सेटिस्फैक्शन। भूदरदास जी थे, भूदरदास जी नाम सुना है? लाल किला तो सबने देखा होगा, भूदरदास जी का नाम सुना होगा नहीं? लाल किला देखा है? लाल किले के सामने एक लाल मंदिर भी है। लाल मंदिर के बाहर बैठते थे आटा बेचने के लिए, आटा बेचने के लिए बैठते थे भूदरदास जी। और उनका नियम था, तब तक ऊपर नहीं देखूंगा जब तक कोई एंटरटेन नहीं करते थे कस्टमर्स को। माल साफ सुथरा हो तो किसी को एंटरटेनमेंट करने की क्या गरज है। और पहले ज़माने में लोग स्वयं रसोई बनाते थे, ऐसी धर्मशालाएं होने का कोई बहुत प्रावधान भी नहीं होगा, इसलिए आटों की जरूरत किसी को पड़ती होगी तो मर्यादित आटे वे देते थे। तो एक जन सामने आए, सुनते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, 2-3 घंटा एक व्यापारी कोई आदमी सामने आया, यात्री खड़ा रहा और वो ऊपर ही नहीं देखे। कहते मैं कितनी देर से खड़ा होकर, मैं जानता हूँ आप कुछ बोलिए, क्या चाहिए आपको। पढ़ते रहे, निरंतर पढ़ते रहे। फिर बाद में आगरा वाले आए दिल्ली से, उनको आगरा ले गए, फिर उनकी राजधानी आगरा बन गई। किसी का भी जीवन उठाओ आप, बनारसी दास जी का उठाओ, भागचंद जी का भी उठाओ, स्थितियाँ उनकी, सदा सुखदास जी का उठाइए, किसी का भी, दौलत राम जी का उठाइए। दौलत राम जी क्या करते थे? नौकरी करते थे। हाथरस में जहां से मैं आया हूं, और अपना काम करते करते, छीट छापते छापते ऊपर जिनवानी रखते थे और 70-80 श्लोक ऐसे ही याद कर लेते थे दिन के। अलग सा टाइम लाओगे कहाँ से बाबा? रहट चलता रहेगा, इसी के बीच में आपको पानी पिलाना पड़ेगा आपके घोड़े को। जिनको बहुत ज़रूरत नहीं है वे कमाने में अपना समय बर्बाद नहीं करें। कुछ मूर्खों के बीच में हमारी प्रतिष्ठा हो, इस सोच में आप समय ज़ाया न करें, क्योंकि कभी ना कभी, किसी न किसी दिन आपको वैसे ही वे मूर्ख करार देने वाले हैं। और जितनी शाबाशी पीठ थपथपाई गई है पहले आपकी अच्छे के रूप में, उतनी बाद में पचाना मुश्किल होगा आपको। आप ही डिक्लेयर कर दिए मैं मूर्ख हूं, और तैयारी रखिए। आपकी पत्नियां भी आपको डाइवर्ट करेगी ये कहकर, आप इस उम्र में घर में बैठकर क्या करेंगे। आपके माँ बाप भी आपको ये कहेंगे समाज में कैसे होगा, क्या होगा। बस एक काम करना है आपको, जितना समय मिलेगा हर एक मिनट आपको लगाना है जिनवानी के अध्ययन में। करिए तो आप, उपासना तो करिए इसकी। देखो कोई संकट आएगा तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ, एश्योरेंस मैं लेता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर भरोसा कहाँ करेंगे आप? जिनवानी ने एश्योरेंस ले, जिनवानी पर तो भरोसा करते भी नहीं है आप। चलिए मुझे बताओ, रत्नों का क्या भाव चल रहा है वैसे? गोल्ड का क्या भाव चल रहा है? गोल्ड का ये पूछ रहे कौन सा रत्न, मतलब काफी वैरायटीज होती होगी उसकी। एमराल्ड है, सैफायर है, पर्ल है, तो ये सब जानते हैं शायद ये। चलिए सुनिए, उसकी कीमत कितनी है रत्न की? उससे पहले मेरे पास एक जन आए और ये बोले, आज से 10-12 साल पहले की बात है, बहुत बुजुर्ग थे, 80-90 साल के, बोले हमारे टाइम में सब सस्ता था,
कभी बूढ़ों के मुख से सुना होगा आपने, हमारे टाइम पर सोना ये इस भाव का था और घी इस भाव का था। अभी सब भाव बढ़ गए, तो मैं लोगों को कहता हूं भाव घट गए, नहीं समझ रहे। बाहर के भाव का बढ़ना और हमारे भाव का घटना ये साथ साथ चलता है। भाव का घटना मतलब अटैचमेंट बढ़ना। नीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट। जिसे नीड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, एपेटाइट बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी, अटैचमेंट बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। भाव घटा जीव का, बाहर का भाव बढ़ा, इनवर्सली रिलेशनल रूल है। आप समझ रहे हैं? अब मुनियों को जाकर पूछो कि इसका कितना रेट है। मुनियों की नजर में क्या भाव है सोने का? अरे जैसे सोना है, जैसे कंकड़ पत्थर है वैसे सोना है। ये सब कंकड़ पत्थरों के तो नाम है। स्टोन कहते ना, स्टोन क्या कहते उसे? स्टोन, ओरिजिनल स्टोन एंड डुप्लीकेट स्टोन, सब स्टोन है, स्टोन। मुनिराज को पूछे क्या भाव है उसका, ये कौन तय करेगा? और जिसका भाव ऊपर है, बढ़ गया है, मुनिराज का भाव बढ़ गया है, हीरे का भाव बोलिए घट गया है। और जितना भाव ऊपर छुएगा अंदर का, उतना बाहर का भाव एकदम जमीन को आकर गिरेगा। और जितना अंदर का भाव बढ़ेगा उतना, आप समझ रहे हो, जितना अंदर का भाव घटेगा और उतना बाहर का भाव बाहर में बढ़ता जाएगा। उतनी भूख बढ़ती जाएगी, उतनी उसकी ग्रीड बढ़ती जाएगी, उसके पीछे लगने वाले लोग बढ़ रहे हैं और ऑटोमेटिकली उसका भाव बढ़ रहा है। इसका भाव तय कौन करेगा? लेकिन इसका भाव हम तय करेंगे, इसकी कितनी कीमत है। हमारे अटैचमेंट तय करेगी इसकी कितनी कीमत है। इसलिए मैंने कहा था हमारा बैंक बैलेंस ये तय नहीं कर सकता हम कितने अमीर हैं और कितने गरीब हैं। बनारसी दास जी के यहाँ आकर सब गठरियां उठा के लेके गए चोर, और बनारसी दास जी ने एक ही चैलेंज दिया जो मैं हमेशा कहता हूं, बोलो ले जाओ, देख लेना आप मुझे बिल्कुल भी गरीब नहीं कर पाओगे, कोई ताकत नहीं है, मेरा धन आप छीन नहीं पाओगे। जिसके पास ये सेटिस्फैक्शन का धन आ गया उसको बाहर के धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और संकट आने पर जैसी स्थिति होगी देख लेंगे। वी हैव द सेकंड वेपन विद अस, व्हाट? मिनिमाइजिंग आवर नीड्स। कल ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, इस उधेड़ बुन में मत जियो आप। देखो आज उनके पास पैसा है इसलिए उनकी बीमारी में काम आया। गलत गलत गलत। यही समय आज वे धर्म साधन में लगाते। पहली बात तो या तो बीमारी नहीं आती तो भी तो डॉक्टरों की शरण में नहीं जाते। कहते तू क्या ठीक करेगा मुझे, तू क्या ठीक करेगा। थे ना हमारे यहाँ, बोलिए, सनत कुमार चक्रवर्ती। अरे ये दवाइयां नहीं चाहिए भैया, यहाँ पर मत चिल्लाओ तुम। देव आए थे ना, आप जानते ना सनत कुमार चक्रवर्ती की, उनको रोग हो गया था। लोग समझते इस रोग से हम ग्रसित हैं, लेकिन हमारा रोग भूख है, असमाधान वृत्ति है। आप दुनिया वालों से कंपेयर मत करिए। और आपके पास पैसा नहीं हो ना, अब जैसा बनेगा वैसे आपके बच्चों को पढ़ा लीजिए आप, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना मीडियम का फर्क पड़ता है, ना कौन से स्कूल का स्टैंडर्ड का स्कूल है उससे भी फर्क पड़ता है। स्टैंडर्ड मतलब समझ में आ रहा है ना, तो फर्स्ट सेकंड की बात नहीं करो, ग्रेड का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ना नौकरियों में फर्क पड़ता है, ना सुखी होने में फर्क पड़ता है। मैं हमेशा एक बात शेयर करता हूं। अधिक पाटिल, आपको बताया था मैंने, हमारे फाइनल ईयर केमिकल इंजीनियरिंग में अधिक पाटिल टॉपर रहा। और 4 साल इंजीनियरिंग के उस अधिक ने ऐसे निकाले, कराड़ का ही था वो, स्लीपर्स पहनता था, स्लीपर्स। इंटरव्यूज में भी उधार जूते लेके जाता था। बेचारे बड़े ईमानदारी से 4 साल उसने मेहनत की। जब सभी थिएटर्स में जाते थे, सभी सैर सपाटे करते थे, होटल्स में जाते थे,
पढ़ता रहता था, रात दिन पढ़ता रहा, रात दिन पढ़ता रहा, एंड फलस्वरूप वो टॉपर बन गया फाइनली, इवेंचुअली। 6 महीने के बाद मुझे खबर मिली, कॉलेज पूरे करके हम अपने अपने घर, Adik is no more. Did you come to know? अरे what happened? सुसाइड किया, बचा नहीं पाया, नौकरी नहीं लग रही थी। अरे पेशेंस ही नहीं है इसको। अभी आप कीमत समझ रहे हो? ज्यादा तकलीफ और किसी की नहीं है, सबको लग गई। सब क्या सोचेंगे? हम अपना नया रास्ता तय नहीं कर सकते। हम कितने अटैच थे दूसरों से, इतने सोशल क्यों हो आप? मतलब आपकी पोजीशन मेंटेन करने के लिए व्हाट नॉट यू आर डूइंग, जिसे आपको जरूरत नहीं है। रोजाना अलग अलग कपड़े पहनने, क्यों? कल यही तो पहने थे, सुबह यही तो पहने थे, दोपहर में यही तो पहने थे। अरे कौन मूर्ख देखता है? नहीं, लोगों का ध्यान रहता है। तो कौन लोग होंगे ये लोग होंगे कौन जिनका ध्यान? मूर्ख ही होंगे। मतलब कुछ मूर्खों का ध्यान आकर्षित करने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं, और फिर भी गालियां खा रहे उन मूर्खों से। तुम राजी ना कर सकोगे उनको, तुम खुश नहीं कर सकोगे उनको, क्योंकि मूर्खों को खुश करने की कोई पद्धति, विद्या, कला अवगत नहीं है। और वही जो संतोषी है, उनको दुखी करने की कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। हजारों उपसर्ग करते हैं करने वाले, टस से मस नहीं होते। वे इतना ही कहते, मेरी, बोलो बच्चों, आप नहीं समझेंगे। ज्ञानी कहते, मेरी हिम्मत तो देखो, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड मैं हूं कि टस से मस नहीं हो रहा हूं। मेरी हिम्मत तो देखो जरा, मेरी हिम्मत तो देखो। बट किसी को इस हिम्मत का कुछ लेना देना ही नहीं है। ऑल आर रनिंग बिहाइंड मनी। विवेकानंद की भाषा में द एंटायर वर्ल्ड, बोलो, द एंटायर वर्ल्ड इज मेंटल असाइलम। समवन मैड बिहाइंड मनी, समवन मैड बिहाइंड फेम। सब अपने अपने पागलपन में दौड़ रहे हैं। ओ गॉड। फिर विवेकानंद के स्पीच हुए वेदांत पर, उसकी बहुत सुंदर लाइन, दैट अपील्ड मी। ओ गॉड, गिव लाइट टू द पुअर्स। ओ गॉड, गिव लाइट टू द रिचेस, more light to the riches, for they need it more. Oh God, give light to the illiterates and more to those who are educated, because they need it more. उनकी मांगे ज्यादा है, वे ज्यादा दुखी है। इस विद्याओं ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा, बस हमारी इच्छाएं बढ़ा दी। सा विद्या या विमुक्ते की पॉलिसी तो रही नहीं। यह काय की विद्या है? मैंने आर्जो को भी कल कहा है, आर्जो कह रहा भी इंजीनियरिंग के बाद आगे के प्लान से उसके एमटेक वगैरह करने के। माथा खराब हो गया क्या हो गया है? क्यों पढ़ रहे हो जबरन तुम? जिनके पास इनफ है, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस चल सकता है जीवन भर का, उनको कमाने का कोई राइट नहीं है। वो किसी के साथ बराबरी कोई न करे। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं। और महिलाओं को तो चाहिए, हम पैसा नहीं कमाएंगे, ये चाहिए मांग उनकी। और जो भी संकट आएगा, मनी सेव्ड इज मनी गेन्ड। आप कमाओ, हम बचाएंगे। ठीक है, जो भी संकट आएगा वो हमको डिगा नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, वी विल मिनिमाइज आवर नीड्स। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। सो आपने बोला कि लिव इन अ कंटेंट, उस चीज से रिलेटेड है। एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, आई यूज्ड टू राइट इन माय डायरी दैट व्हाट आर द थिंग्स आई हैव एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मुझे उनसे ज़्यादा अचीव नहीं करना है। एवरी डे आई यूज्ड टू डू। मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि नहीं लिख पाता हूँ, मेनी टाइम्स ऐसा होता है लिखता हूँ। ठीक है, बट कॉन्टेक्स्ट इज, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आई डिजायर फॉर मोर इन सम थिंग्स। तो उस चीज़ को कैसे करना चाहिए?
पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, पहले जो लिखते हो आप, इतना इतना मेरे पास है एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दिस, आप तैयारी आगे की भी रखो। आप ये सोच रहे हो और मिलेगा, तो मैं ये कह रहा हूँ ये भी चला जा सकता है, इसके बलबूते पर मत बैठो आप। लाइफ इज़ नॉट फेयर, गेट यूज टू इट। जिसको हर गली से गुजरना आया, पहले ये मत पूछो वो गली अच्छी तो है ना, रोड तो अच्छा है, निकलो स्टार्ट वॉकिंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलना है, इतना तय है। एंड ये हमारी इच्छाओं के अगेंस्ट ही सब तय है। किसने कहा हमको ये ऊंचे ऊंचे एजुकेशंस लेना, किसने कहा हमको ऊंचे ऊंचे ये ऐसे कपड़े पहनना, ऐसी गाड़ी, ये किसने सिखाया हमको ये सब? नहीं करेंगे ये सब। बेसिक नीड्स जैसे मैंने कहा, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, जो इसी के पैरामीटर में रहते हैं। रिड्यूस द रेडियस, क्या हम जितना बढ़ाएंगे फिर वो तो बढ़ता जाएगा। मुझे नहीं है जरूरत इसकी। रोटी, दाल रोटी में मेरा टाइम निकाल लूंगा, और जब ऐसा भी नहीं होगा तब आई विल नीड 5 more minutes। फिर या तो मैं अभी स्टॉप करूं या तो फिर बोलूं। राजा भोज बैठे हैं राज दरबार में, और क्या हो गया है राजा भोज को, जो भी विद्वान आता है उछाल दी संपत्ति। कोई कवि आया, एक कविता बोली, बरसा दो इस पर पैसा। साहित्यिकों की, विद्वानों की बहुत कदर करते थे राजा भोज, बहुत कदर करते थे। सबसे अमीर लोग उस जमाने में साहित्यिक, विद्वान, लेखक ही हुआ करते थे। और जहां पर साहित्यिक सुरक्षित रहेगा वहां पर समाज, देश सुरक्षित रहेगा। एक बार मंत्री को यह तकलीफ हुई, उसने सोचा ये क्या कर रहा है राजा, ये क्या लुटाता जा रहा है पैसा, ऐसा तो कोष हमारा खाली हो जाएगा पूरा। मंत्री को चिंता हो, तो उन्होंने कहा आपदर्थम, डेरिंग हुई नहीं बोलने की, तो उन्होंने एक चिट्ठी पर लिख दिया सिंहासन के वहां, कल राजा आएगा इस टाइम पर तब ये पढ़ लेगा, आपदर्थम धनम रक्षेत। कुछ भी संकट आ सकता है, धन थोड़ा सा बचा कर रखें। आपदर्थम धनम रक्षेत। राजा भोज आ गए सिंहासन पर, उन्होंने चिट्ठी देख ली। सुनिए, उन्होंने इसकी जरूरत नहीं समझी, चिट्ठी किसने रखी है, कौन है यहाँ पर? अरे क्या मतलब है? कुछ मूर्ख लोग इसके पीछे लग जाते, किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा। अरे कितनी मूर्खता में जीवन जा रहा है उनका। अभी इनको सुखी कोई नहीं कर सकता, दुखी होने के लिए बैठे ही। राजा भोज ने मुस्कुराते हुए कागज पलटा, उस पर खाली जगह थी, वहां पर यह लिखा, श्रीमताम कुता आपदा। महापुरुषों के सुन रहे, महापुरुषों की कोई आपदा नहीं आती है। महापुरुष की परिभाषा ही नहीं समझ रहा था मंत्री, तो मंत्री को रहा नहीं गया, मंत्री ने नया कागज ले लिया, फिर चालू हो गई चिट्ठी चपाटी दोनों के आपस में। तो उसने दूसरे दिन फिर लिखा, दैवात क्वचित समायाति, यदि भाग्य बिगड़ जाए और कदाचित आ जाए तो। अब राजा भोज फिर आ गए, फिर उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, उन्होंने जरूरत नहीं समझी किसने लिखी है। उसने पलट कर एक सुंदर लाइन लिखी, संचितो भी विनश्यति। जिस आपदा की तुम बात कर रहे हो ना, यदि कदाचित आ जाए तो, उसमें तो कितना भी रहेगा तब भी खाक हो जाएगा, खाली हो जाएगा। समझ रहे? इसका कोई पैमाना है, पाप का उदय का कोई प्रमाण है? आप तैयारी इसकी कर रहे हो, 50 लाख बीमारी में लगे तो, अरे लेकिन बीमारियों की कीमत का कोई पैमाना भी है? कितनी महंगी महंगी बीमारियां आ रही है, कितनी महंगी बीमारियां है, और बीमारियों को कोई पैसे के दम पर कोई निपटाना चाहे, ऐसा भी नहीं होता है। केमोथेरेपी के लिए भले ही पैसा होगा, बट वो दर्दनाक मरण, कैंसर के मरण से दुगुना पहले ही मर जाता है वो उससे। हाय 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 हाय, कहां पैसे ने तुमको रिलीफ दिया, कहां दिया रिलीफ? संचितोपि विनश्यति। यदि उदय आना है, हवा का झोंके से सब निपट जाना है, तो वो भी निपट जाएगा, फिर उसकी क्या विचार करना है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा, डे बाय डे
हमको कैसे नीड्स को मिनिमाइज कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सदा सुखदास जी ने वचनिका में कहा है रत्नकरण शावकाचार्य के, बीवी बच्चों को ये समझाओ कि मैं तुम्हारी गरज की पूर्ति के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। उनको ये समझाओ, अरे तुम्हारे ही आशा तक उदय है, मैं क्या करूँ। ऐसे लिखा है उसमें। यदि हम इतना कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। मांगे भी, मांग करने वाले मांग नहीं करे, पत्नियां भी यही मांग रखे, सुनो जी ये सब गिफ्ट्स हमें नहीं चाहिए, आप थोड़ा समय अध्ययन के लिए दीजिए। उनको जिस दिन ख्याल में आएगा इन टुकड़ों की कोई कीमत नहीं है उनके सामने, फिर वे भी रुक जाएंगे। खुराक डाली जा रही है और वे दौड़ते जा रहे हैं, एक दूसरों को साध रहे हैं, एक दूसरों को बिगाड़ रहे हैं। ओम। उपकार दीजिए वाणी सच